डिबेट्स हैं और हमारे पास इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो हैं वो हमने क्या करने हैं, अब डिस्कस आउट करने हैं। ये न्यूमेरिकल शीट्स हैं, ये आपके साथ सॉफ्ट में शेयर हो जाएंगी। ये फॉर्मेट है आपका न्यूमेरिकल्स करने का, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऑल विजिबल है। सबसे पहले हम देखते हैं, उस बंदे का नाम लिखते हैं, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है या टैक्स ईयर जो है, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स पेयर प्रोफाइल कहते हैं। ये टैक्स पेयर की प्रोफाइल कहलाती है जो उसने हमें अपना डाटा वगैरह प्रोवाइड किया होता है। ये हमारी टैक्स पेयर प्रोफाइल डिस्कस हो रही होती है, इसे हम कहते हैं हमारी टैक्स पेयर प्रोफाइल है। इसके लिए हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि टैक्स ईयर किसे कहते हैं, रेजिडेंट किसे कहते हैं, इंडिविजुअल क्या होता है, एओपी क्या होता है, कंपनी क्या होती है, सारा कुछ हमने वहाँ पर डिस्कस आउट किया हुआ है। हाँ, उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास हेड, ओए जिंदा हो, बच गए हो, अच्छी बात है। कैसी तबीयत है अब, कहाँ तक सिलेबस पहुँचा है? लॉ कहाँ तक पहुँचा है? देने दोनों पेपर देने हैं, मुझे मिल के आना क्लास के बाद, लाजमी तेरा पेपर पास करा दूँगा। नहीं, यू आर नॉट वर्दी ऑफ डैट थिंग, तू तो निकल क्योंकि आप लोग रेगुलर चल रहे हैं साथ, आपको ज़रूरत नहीं है। वो बीमार था बहुत शदीद, तो वो घर चला गया था, तो उसको गाइड करना इंपॉर्टेंट है। आप बस साथ साथ चलें, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ साथ साथ हो चुकी है, इसने बिल्कुल भी नहीं की, तो इससे गाइड कर दूंगा, इसका हो जाएगा, आप लोगों का इसके साथ साथ ही पास हो जाएगा, तो आपको उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो हिफ्ज़ हो गई होगी, सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी, पता है कैसे कैलकुलेट होती है, सर्फ है और रिडक्शंस हैं, इनकम आ जाती है। बिज़नेस हम शायद मंडे को कर रहे होंगे, 2 दिन बिज़नेस में लगाने हैं हमने। कैपिटल गेन पता है क्या होती है, अदर सोर्स। यहाँ पे आपके पास आती है टोटल इनकम इंक्लूडिंग NTR, FTR एंड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। एक चीज़ याद रखिएगा, इस अटैम्प्ट में टैक्स पास कर लें। मार्च की अटैम्प्ट में चाहे कोई पेपर हो ना हो, इसको निकाल दीजिएगा, टैक्स चेंज हो गया। सितंबर अटैम्प्ट में ये टैक्स नहीं पढ़ेंगे आप लोग, तो ये अब आपका डू एंड डाई है कि इस अटैम्प्ट में टैक्स पास कर लें। सेल्स टैक्स चेंज हो गया, वो आपको लगता माइनर है, उससे हर चीज़ चेंज हो गई है। मेरी पूरी किताब चेंज होनी है, बैठ के जब मैंने करनी है फरवरी के एंड पे, पूरी मेरे 27 न्यूमेरिकल्स चेंज करने पड़ने हैं। परसेंटेज चेंज से सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। कैपिटल गेन सेक्शन 37 में एडवांस टैक्स आ गया जो अभी नहीं था, ठीक है, उस विद होल्डिंग की इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट भी आ जाएगी। तो इसलिए उसको ना सोचें, ये अटैम्प्ट डू एंड डाई है, पेपर पास कर जाए, ठीक है। बेशक चेंजेस माइन्यूट हैं, बट वो एप्लीकेबल तो हैं, अब वो एप्लीकेबल तो हैं। और उसके अलावा अगर इस महीने में कोई भी चेंज आ गया ना, इसके अलावा भी वो भी एप्लीकेबल हो जाना ऑटम के लिए, तो बेहतर है ये डू एंड डाई है, पास कर जाए, आपका पेपर हो रहा है। तो मामा तू हुन पास कर ले, नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे जो कल सवाब मिलेगा ना साथ रहने का, मुझे उसका गुनाह चाहिए, मुझे साथ नहीं रहना किसी के भी। और मैं फेडअप हूँ, मैं इस वक्त चीज़ों से फेडअप जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम लेवल का मैं, तो मुझे साथ नहीं रहना किसी के इस वक्त। तो ये चीज़ जो है ना, पेपर आप लोगों ने पास कर देना और ये हो भी जाना है। अभी जो कह रहे हैं ना यार ये रेट ये और वो, उसको इग्नोर कराएं। ओल्ड रेट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, यही एप्लीकेबल हैं, इनके मुताबिक आपने क्या करना है, अपना पेपर करना है और निकालना है पेपर हर हालत में। ये डू एंड डाई आपके लिए। हाँ, तो फिर एक और लग जानी है, वो बैठा होगा हमारे पास चीता एक, इसकी भी सेकंड है टेक्निकली। ये पेपर देने गया, आई कैसे वापस आ गया, क्या मैंने कहा वापस क्यों, क्या डर लग रहा था, मतलब हॉल में क्या डर के वापस आ गया। वो लड़के बड़े लेके आए थे, उसकी प्लानिंग शुरू हो गई है। अटेम्प्ट काउंट होते हैं जब आपकी अटेंडेंस शीट के ऊपर मार्क हो जाए। मेरा एक दोस्त था, हम BMBS का पेपर दे रहे थे, उसको नहीं आता था, तो पहले 15 मिनट पेपर लेके भाग गया हॉल से, अटेंडेंस लगाए बगैर ही पेपर लेके भाग गया। अब उसका रिकॉर्ड भी नहीं है क्योंकि अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, कौन था और क्या नहीं था। तो उसकी बाय लक ना, उसके जो होते ना टेबल के ऊपर वो भी नहीं लगा, सीरियल नंबर लगा हुआ था, अभी वो लगा रहे थे ला के,
पेपर लेके भाग गया था, अटैम्प्ट भी काउंट नहीं हुई, पेपर भी लेके भाग गया और अगले टाइम में पास कर गया। तो ये काम नहीं करना, अब नहीं वो करते, अब वो प्री प्लान्ड होते हैं, एलोकेटेड होती हैं चीज़ें, किस किस रो में कौन कौन बच्चा बैठ रहा है पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास इनकम क्या आती है, ये है आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग NTR, FTR और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। आपने न्यूमेरिकल्स देखे थे, आपके पास पास पेपर की न्यूमेरिकल बुक पढ़ी होगी, उसमें अगर आपने न्यूमेरिकल्स देखे हों, रिक्वायरमेंट क्या थी न्यूमेरिकल्स की, किसी को याद है? जैसे देखिए हमें वाला सवाल ही खुला है बाई चांस, ये जो पूरा बड़ा न्यूमेरिकल है 20 नंबर का, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने बतानी है कि टोटल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है, पेएबल या रिफंडेबल जो है ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। एग्जामिनर जो है हर दफ़ा हर अटैम्प्ट में न्यूमेरिकल्स में क्या पूछ रहा है, 4 चीज़ें पूछ रहा है जो उसको आपने कैलकुलेट करके देनी है। जैसे मैं चलता हूँ रीसेंट अटैम्प्ट में, कहाँ गई है, स्प्रिंग 22 ऑटम 22, ओके। जैसे ये ऑटम 22 का सवाल है, 14 मार्क्स का रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द टोटल इनकम, बताएं टोटल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, नेट टैक्स पेएबल कितना है, रिफंडेबल कितना है, ये आपने बतानी है। तो टोटल, टैक्सेबल और पेएबल, अगर आप उसको 3 चीज़ें नहीं बताते, आप न्यूमेरिकल सही कर भी आएंगे, आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसने क्या पूछा है, मुझे ये 3 चीज़ें बतानी हैं। अब आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये बतानी पड़ेगी। अब टोटल इनकम क्या होती है, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, जितनी आपने इनकम कमाई है इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम, वो क्या होती है, आपकी टोटल इनकम कहला रही होती है। कुल आमदनी आपकी इतनी है, ठीक है। इसमें NTR, FTR, सेपरेट ब्लॉक, इवन एग्जेम्प्ट इनकम भी हम शो करेंगे जो होगी। टोटल इनकम कितनी है। अब सवाल है इसमें से टैक्स कितने पे देने, सवाल है टैक्सेबल कितनी है। आपसे पूछो भाई पैसे कितने पैसे कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहा हूँ, टैक्स कितने पे दोगे, 80 पे दूंगा, क्यों, 20 मेरी एग्जेम्प्ट है। तो वही है कि टोटल कितना कमाया, पहले ये बताओ, आप बताएंगे तमाम रजीम्स की। उसके बाद आपने क्या बतानी है, अपनी टैक्सेबल इनकम बतानी है। अब टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम टोटल इनकम पकड़ते हैं, अपनी जो भी हमारी टोटल इनकम होती है हम उसको पकड़ते हैं, उसमें से हम लेस करवाते हैं अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस, और हमारे पास क्या आती है, हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ रही होती है। टैक्सेबल इनकम निकालने का असूल क्या होता है, टोटल इनकम में से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, टैक्सेबल इनकम आ जाती है। पेपर में ये पूछ सकता है 2 नंबर का सवाल कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। आया भी हुआ पास्ट पेपर में कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या फ़र्क होता है। तो टोटल इनकम है सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग ऑल रिजीम्स। टैक्सेबल इनकम क्या है कि टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा दें तो उसके बाद जो इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी, टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। ये वो इनकम होती है जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, रेट अप्लाई करते हैं और टैक्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने निकाली है अपनी टोटल इनकम, आ गई, इसमें से जाना है आपने टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम पे जाने के लिए आप इसमें से तमाम ये वाली इनकम लेस करवा देंगे। जो ऊपर सेपरेट ब्लॉक की इनकम कोई ऐड की हुई थी वो आप यहाँ पे लेस करवाएंगे, कोई FTR की इनकम ऐड की हुई थी वो लेस करवाएंगे। वो लेस करवाने के बाद आपके पास जो इनकम आएगी ना, ये वाली, ये होगी ओनली NTR। ये कौन सी होगी, ओनली NTR की इनकम होगी। आपको याद है टैक्स रजीम्स करवाते हुए मैं बार बार कह रहा था कि जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम होती है उसमें कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, FTR की इनकम से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस करवा देंगे। अब आपका सवाल है पहले ऐड कर रही हैं बाद में लेस कर रही हैं, क्यों ना करें, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे आई क्या फेल कर देगा। उसकी रिक्वायरमेंट है टोटल इनकम बताओ, मुझे वहाँ पर टोटल इनकम बतानी पड़ेगी। फिर उसके सेकंड रिक्वायरमेंट है कि टैक्सेबल इनकम बताओ,
तो टोटल से मुझे फिर टैक्सेबल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और टैक्सेबल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आनी चाहिए। अगर वो आ जाएगी तो उसमें से हम क्या करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा रहे होंगे। तो ये हमारे पास 4 अलाउंसेज हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड और एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इन्हें हम लेस करेंगे। इनको लेस करने के बाद ये जो हमारी इनकम आएगी ये हमारी कहलाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। इस अमाउंट पे हम क्या कर रहे होते हैं, रेट लगा रहे होते हैं। तो ये 4 हमारे सिलेबस में एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउ हैं बीइंग अ डिडक्टेबल अलाउंसेस के तौर के ऊपर। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड और एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर जो आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिल रहा होता है वो आपने क्या करना होता है, क्लेम करना होता है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ऑफ में, ये ग्रुप में कर दिए तो मुझे नहीं पता, मैंने मैसेज देखे नहीं है। लास्ट टाइम के 750 मैसेज मैंने उड़ा दिए सारे, बैकअप भी उड़ा दिए, मुझे नहीं चाहिए थे। तो इनको कर देना लाजमी, ताकि ये इनका प्रिंट आउट ले लें, या वहाँ से ना कल बच्चे काउंट कर लो कितने हैं, कल इनको प्रिंट वहाँ पे ना इन दोनों के अवेलेबल कर देना, फॉर्मेट के और इस तावीज़ के। अच्छा हम क्या करते हैं, हमारे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ गई, तो इसमें से हमने क्या करना है, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो लेस करवाने हैं। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। अब इसमें सबसे पहले क्या लेस होगी, ज़कात। सबसे पहले क्या लेस होगी, ज़कात लेस होगी। अब पेपर में ज़कात लिख देगा, बड़ा आसान सी चीज़ है। रिमेंबर, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है वो हम क्या करवा रहे होते हैं, यहाँ से लेस करवा रहे होते हैं। ज़कात जो होगी कलेक्टेड बाय बैंक वो भी आप यहाँ से लेस करवा देंगे। अगर पेपर में सिर्फ लिखा हुआ है ज़कात पेड, सिर्फ ज़कात पे की गई है, हम अज्यूम करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू दिस है, अकॉर्डिंग टू ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, तो हम क्या कर देंगे, हम वो भी जो है वो लेस करवा देंगे। ये चीज़ आपने अपने क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए ज़कात पेड टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या किसी भी आपको ऐसे कहे ज़कात पेड टू किसी भी दरबार कह दे, ये अलाउ नहीं है, ये कभी भी अलाउ नहीं होंगी। पेपर में गिवन करेगा आपको 2 टाइप्स ऑफ ज़कात दे देगा कि ये आपने आपकी एक ज़कात कटी है बैंक से, एक ज़कात आपने ख़ुद पे कर दी है रिलेटिव्स को। जो रिलेटिव्स को पे की होगी वो कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। ओके, उसके अलावा अगर डिविडेंड आपको पे हुआ है, डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, अगर उस डिविडेंड में से कोई ज़कात कटी है आप वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह रिसीव हुआ है, उसमें से कोई ज़कात की अमाउंट डिडक्टेड थी, वो भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पेपर में अगर लिखा ज़कात पेड तो उसको एज्यूम करना है कि वो बाय बैंक ही है, आप उसे क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद है वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में आया ना कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड, जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी यहाँ से आपने लेस करा देनी है, अगर आया तो। अगर नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आखिरी अलाउंसेस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये आपने क्लेम करना होता है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस के जो अलाउंसेस हैं वो क्या करने हैं, वो आपने यहाँ पर क्लेम करने होते हैं। अब वो किन्हें मिलेंगे, सबसे पहली बात है ये मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल को। किसको मिलेंगे, इंडिविजुअल को, और सिर्फ उस इंडिविजुअल को मिलेंगे जिसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन तक है। मतलब जिसकी टैक्सेबल इनकम इस अलाउंस से कैलकुलेट करने से पहले 15 लाख तक है ना, सिर्फ यही क्लेम कर सकता है, उसके अलावा कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वर्ड का लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम का। अब ज़रा देखिएगा, आपके पास होगी टोटल इनकम, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल इनकम है 16 लाख रुपया, और आप कहते हैं कि मैं एजुकेशनल अलाउंस क्लेम करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। क्यों? देखें, अगर आपने कोई ज़कात पे की है ना, आप इसमें से लेस करवा दें। फॉर एग्जांपल 1,20,000 की ज़कात है, कोई वर्कर वेलफेयर फंड था, कोई वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड था, लेस करवा दें। ये लेस करवाने के बाद इस अलाउंस से पहले आपकी इनकम कितनी हो गई है? 1480। तो जब ये अलाउंस क्लेम करने देंगे कि भाईजान हमारी इनकम इतनी है, लिमिट क्या है, 15 लाख तक की है, हम तो उससे कम फॉल कर रहे हैं, तो फिर क्लेम हो सकता है।
फिर ये क्लेम हो सकता है, तो इसको फ़ौरन आपने इनकार नहीं करना होता। अच्छा, इसको क्लेम करने का असूल क्या होगा कि जितनी एक इंडिविजुअल ने ट्यूशन फ़ीस सालाना पे की होगी उसका 5% या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब इस अलाउंस से पहले जो ये टैक्सेबल इनकम है इसका क्या लेंगे हम 25%, या 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ औलाद। जो तीनों में से लोअर अमाउंट होगी ना, 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या औलाद मल्टीप्लाई बाय 60,000। जो लोअर इनकम होगी, जो लोअर अमाउंट होगी, वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्लेम कर लेंगे। उसके बाद लेस करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। रिमेंबर, ये सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। इनकम की लिमिट क्या होनी चाहिए, 1.5 मिलियन होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक आई क्या पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है कि एम्प्लॉयर जो है आपका, जिसके पास आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपके बच्चों की स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं, क्या उस पर मिलेगा, उस पर नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ी वगैरह पे कर रहा है और अगर आप उसके ऊपर जाएंगे क्लेम करने, तो उसके ऊपर आपको ये कभी भी कतअन नहीं मिलेगा। वो बेनिफिट है, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आप कभी भी अपना डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, इसमें कंसीडर हो रही होती हैं। इज दैट क्लियर? अपने पेजेस निकालें रजिस्टर के। क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा है, ऑटम 20 की अटेम्प्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अपने पेज पे लिख के दिखाएं। आई वांटेड टू नो आप इसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में। 6 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। लिख के दिखाएं पेज पे, कैसे लिखेंगे। 6 नंबर का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने की टाइम लिमिट जो है वो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6 है। कितने मिनट बनते हैं, 9 मिनट बनते हैं अराउंड, ठीक है, 9 मिनट है। 6 नंबर का सवाल है इस चैप्टर का, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और ये वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है बाय स्टूडेंट थ्योरेटिकल एरिया का। ज़रा बताएं लिख के कैसे लिखते हैं। डिबेट्स में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, इस तरह का पूछता है। सवाल था कि डिडक्टेबल अलाउंसेस में और अलाउएबल डिडक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने उसको बताना था कि भाई डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो टोटल इनकम से रिड्यूस होते हैं और वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो अलाउएबल डिडक्शंस हैं वो किसी भी हेड ऑफ इनकम में से हम क्या करवा रहे होते हैं, लेस करवा रहे होते हैं, बीइंग एक्सपेंस टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन। ये इसका जवाब है 6 नंबर का। इसको तो एक दफ़ा रीड कर लें ताकि चल दे पता आपकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक थी, कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे थे। कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा लिखा है, कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा कॉपी पेस्ट किया है। तो ये पहले ही बताया था आपको जब हेड ऑफ इनकम करवा रहा था, प्रॉपर्टी में बाकायदा बताया था कि ये आपकी अलाउएबल डिडक्शंस कहलाती हैं, कि ये एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम इनकम में से रिड्यूस करवा रहे होते हैं। और वहाँ बताया था कि प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस हैं। अदर सोर्स में बताइए आपको, इवन बिजनेस में जाके जो एक्सपेंसेस हम लेस करवा रहे होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये 6 नंबर का सवाल था, रीड कर लिया। आई कैप इसमें से इस तरह के सवाल जो है वो भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आगे चलें। ये बिजनेस में है, अगर आप बिजनेस में सैलरीज पे करते हैं, एक्सपेंस चार्ज नहीं करते, तो वो वाला सैलरी एक्सपेंस है।
सैलरीज, रेंट, रिपेयर्स, इस तरह के बिजनेस में एक्सपेंस चार्ज हो रहे होते हैं, उसकी बात है ये। तो कोई से भी एक्सपेंसेस आपको पता है बिज़नेस में कौन कौन से हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो सकती है, बैड डेट्स हैं, रेंट है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, आप वो कोई लेस करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपने इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है, बैड डेट्स, ग्राउंड रेंट, आप वो यहाँ पे लेस करवा सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई क्या पूछ रहा होता है। इस क्वेश्चन में बच्चों का है था कि आउट ऑफ सिलेबस है। इसकी मार्किंग स्कीम ये थी, इसकी मुझे एग्जैक्ट स्कीम लगाना याद नहीं रही। आई थिंक इस सवाल में अराउंड 11% बच्चे थे जो पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे, मतलब 6 में से 3 इस अटैम्प्ट में, ऑटम 20 में से। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। तो ये हालात हैं, इसने बकायदा मेंशन किया कि बच्चों को डिफरेंशिएट ही नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये देख लें, सवाल आसान है, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई कैप वाकई आसान चीज़ पूछता है, उसको लिखना कैसे है ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है। ये आप लोग नहीं कर पाते, आप लोगों को यकीन होता कि इतना आसान पूछ सकेगा, उड़ा देते हैं। हर पेपर में वो कोई ना कोई चीज़ बड़ी आसान पूछता है, होती है वेटेज 10 नंबर तक की, और वो आपको यकीन नहीं आता इतना आसान होगा, आप फिर साइंसदान बने होते हैं, यार ये भी बीच में आ जाएगा, ये भी बीच में आ जाएगा, वो भी बीच में आ जाएगा, उड़ा देता है वो। अभी बहुत आसान जवाब था इसका, बट इसका रिज़ल्ट वन ऑफ द वर्स्ट रिज़ल्ट था। बच्चे नहीं डिफरेंशिएट कर पाए। मतलब क्या, क्यों? किताबें पकड़ते हैं बड़ी बड़ी, रटे मारे होते हैं, इन किताबों में कंसेप्ट डिस्कस नहीं होता, ये डिफरेंशिएट नहीं किया चीज़ों को। आई कैप कंसेप्चुअली चलते हैं, मार खा जाते हैं। चलते हैं वापस। आपकी इनकम आ गई, कितनी बनती है? NTR। अब इस इनकम पे क्या लगेंगे आपके जो स्लैब रेट्स जो हैं सैलरीड या नॉन सैलरीड के, वो हम लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने डिटर्मिन करना होता है कि पर्सन सैलरीड है या नहीं है। इसका बड़ा एक आसान सा सोल्यूशन है। जब आपको आई कैप का पेपर मिलेगा ना, आपने जाना है फ़ौरन उसके लास्ट पेज के ऊपर। अगर लास्ट पेज पे सिर्फ सैलरीड के रेट गिवन हुए ना, जस्ट सैलरीड के, इसका मतलब पूरे पेपर में नॉन सैलरीड का कोई सवाल ही नहीं है, फिर मज़े हैं। अगर हुए लास्ट पेज पे सिर्फ नॉन सैलरीड के रेट गिवन, इसका मतलब कोई सैलरीड नहीं है। लेकिन आई कैप कभी इंजॉय नहीं करने देता। पहले होता था, पहले बड़ा अल्टरनेटिव वे में ना, उस वक्त की बात है, तुम्हारी पहली अटैम्प्ट थी, तब अल्टरनेटिव वे में ना आई कैप पूछता होता था कि यार एक अटैम्प्ट में एक सवाल पूछ लिया, अगले अटैम्प्ट में दोबारा पूछ लिया। ऑटम 20 के बाद उसका मूड स्विंग्स हो गए, मूड स्विंग्स। अब वो दोनों सवाल पूछ रहे हैं। वो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है 4 हेड्स ऑफ इनकम को लेके, वो फिर सवाल पूछता है बिजनेस का भी। अब ऑटम 20 में दोनों सवाल पूछे हैं, स्प्रिंग की दोनों अटैम्प्टों में दोनों पूछे हैं, और अब भी वो दोनों ही पूछेगा, जिसकी वजह से नॉन के भी रेट लगने हैं और इसके भी रेट लगने हैं। अब आपका डिटर्मिन करना बहुत अहम हो गया है कि ये बंदा सैलरीड है कि नहीं है। इसको डिटर्मिन करने का असूल क्या होगा? बड़ा सिंपल सी बात है। आप देखेंगे आपकी टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी जो आपने कैलकुलेट की होगी, जो आपको सिखा दी है, उसको जाके आपने डिवाइड करना है इसके ऊपर, टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसको लिखो कहीं पे फॉर्मूले को, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम। इसको लिख लो ताकि भूले ना आपको। अगर इसका आंसर 75% या उससे ज़्यादा हुआ, 75% या उससे ज़्यादा हुआ, तो रेट लगेंगे सैलरीड के, अदरवाइज नॉन सैलरीड के रेट लग रहे होंगे। तो अगर पेपर में मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम गिवन है, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे टोटल सैलरी डिवाइड करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम को, तमाम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाने के बाद। अगर जवाब 75% से अबव हुआ तो सैलरीड, 75 उससे अबव, अगर कम हुआ तो फिर नॉन सैलरीड जो है कहला रहा होगा। ये डिटर्मिन करना पड़ेगा आपको खुद से। रेट लगाए, इनकम थी, रेट लगाया तो आपके पास क्या आ गई? टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई कि ये इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब इस टैक्स लायबिलिटी से हम क्या करेंगे? जो टैक्स क्रेडिट्स और रिबेट्स हैं वो हमने क्या करने हैं? लेस करवाने हैं। तो आपके पास टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR आ जाती है। इस टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR से अब आपने क्या करने हैं? ये रिबेट्स जो हैं वो आपने लेस करवाने हैं। अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 रिबेट्स हैं जो आप क्या करवा रहे होंगे? लेस करवा रहे होंगे।
पहला है फुल टाइम टीचर या रिसर्चर अलाउंस, दूसरा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये इंडिविजुअल होते हैं कैलकुलेट। उसके बाद आपके पास दो आते हैं जिसमें आता है जी इन्वेस्टमेंट डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, इसको हम करते हैं कैलकुलेट एवरेज की बेसिस के ऊपर। और एक आपको मिलता है टैक्स क्रेडिट ऑन पीओएस मशीन्स, ये मिल रहे होते हैं 5 हैं टोटल जो आप क्लेम कर रहे होते हैं एवरेज रिलीफ के ऊपर। हम इनको देखते हैं कैसे क्लेम होंगे कैसे क्लेम नहीं होंगे। ये समरी आपके पास मौजूद होगी, किताब में बहुत स्कैटर्ड लिखा हुआ है जो टू द पॉइंट है, मैंने आपको यहाँ पे गिवन कर दिया। इस समरी को रीड करें 2 से 3 टाइम, आपको पूरे रिबेट्स जो हैं वो हिफ्ज़ हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आपके साथ शॉर्ट में शेयर हो गई है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फुल टाइम टीचर या रिसर्चर अलाउंस। ये फुल टाइम टीचर या रिसर्चर अलाउंस मिलता कब है हमें? साफ सीधी बात है, कोई भी जो फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है उसको ये अलाउंस मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे, उसकी टोटल सैलरी जो है वो क्या की जाएगी, वो कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। फिर उस सैलरी के ऊपर जस्ट ऑन सैलरी, किसके ऊपर? जस्ट ऑन सैलरी हम क्या करेंगे, हम रेट अप्लाई करेंगे। रेट अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे उसकी टैक्स लायबिलिटी ऑन सैलरी कितनी बनती है, टैक्स लायबिलिटी ऑन सैलरी कितनी बनती है हम वो देखेंगे। उस टैक्स लायबिलिटी का हम 25% ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा, हमें अलाउंस मिल जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन है और फुल टाइम टीचर या रिसर्चर ही है, उसकी सैलरी इनकम है 3 मिलियन की, उसकी बिज़नेस इनकम है 2 लाख की, अदर सोर्स है 1 लाख का, ज़कात उसने पे की है 45,000 की। मैं बड़ी बेसिक एग्जांपल करवा रहा हूँ, बस कंसेप्ट समझ लीजिएगा इसका। हमने इसका टैक्स निकालना है, कितना पे करना पड़ेगा कितना पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसकी बताएं टोटल इनकम कितनी बनेगी, ये बन जाएगी 33 लाख, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ज़कात, कितनी बन जाएगी ये, ओहो 3,255, ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है, कैसे करेंगे फैसला? टोटल सैलरी को उठाएंगे, इस पर डिवाइड करेंगे। बताएं आंसर 75% से अबव आता है कि नहीं आता? कितना आता है? सैलरीड है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सैलरीड के रेट लगा देंगे। जाएंगे स्लैब, बताएं कौन सा लगता है? स्लैब आपको गिवन होगी 3 मिलियन 4,05,000 मेरे ख्याल से। एक्सीडिंग अमाउंट का कितना देखो स्लैब जरा, 4 और 5 में फॉल कर रहा है। तुम्हें स्लैब नहीं लगाना आता। 3 मिलियन देखो कहाँ पे फॉल कर रही है भाई। फिक्स अमाउंट 4-5 ही है। दिखाओ यार, दिखाओ। स्लैब तो देख लो कहाँ फॉल कर रहा है, लगवाना तो सीखो। फिक्स आ रहा है 1,65,000। 24 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर लेना है 20%। वो कितनी बनती है? 8,55,000 का लेंगे 20%, ये बनेगा 3,360। ये इसका बन रहा है टोटल टैक्स। अब चूंकि फुल टाइम टीचर है तो हमने क्या करना है, फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है वो भी कैलकुलेट करना है। अब वो आप बनाएंगे जाके वर्किंग में। वर्किंग में क्या करेंगे, जितनी इसकी सैलरी होगी ना, जितनी सैलरी, सिर्फ आप उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी सैलरी कितनी है? 3 मिलियन। अलाउंस रेट लगाएंगे 24 लाख, एक्सीडिंग अमाउंट 6 लाख, इसका लेंगे 20%, यह आ जाएगा 1,20,000।
और फिक्स है आपके पास 1,65,000, इतना आएगा 285। ये है सिर्फ इसका सैलरी के ऊपर टैक्स, ठीक है। इसका लें 25%, कितना बनता है 712, ये बनता है 25%। ये अमाउंट आई है, इसको जाके आप यहाँ पे लेस करवा देंगे 712, कितना आएगा। ये टैक्स जो है इसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा बीइंग अ फुल टाइम टीचर। तो फुल टाइम टीचर जो है उसकी मल्टीपल इनकम्स भी हो सकती हैं, होती नहीं। हमने इसको अनाउंस देना है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सैलरीड इनकम के ऊपर देना है। वर्किंग में जाएंगे, जो उसकी इनकम होगी सैलरी की सिर्फ वो कैलकुलेट करेंगे, उस पर हम टैक्स निकाल के 25% ले लेंगे। पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, आई थिंक 20 का है, सगीर के नाम से, नॉलेज इंस्टीट्यूट वाला। अभी तक पास्ट पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उसमें सिर्फ वाहिद वो न्यूमेरिकल है जिसमें फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट हो रहा है, सगीर के नाम से है। उसकी सैलरी कैलकुलेट मैंने करवा दी हुई है, आप उसको ट्राई कीजिएगा, वो सवाल डूएबल है, उसमें रिमेनिंग चीज़ें कुछ भी नहीं है एज सच। तो वो एक सवाल है सगीर वाला जिसमें अभी तक सिर्फ उसने फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट किया है, अदरवाइज़ ये उसने नहीं पूछा हुआ। कसम से पीनी सी। '92 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप भी 92 में जीता था। एक बंदा सैलरीड है, एक बंदा सिर्फ सैलरीड है, जस्ट उसके पास सैलरी की इनकम है। आप सैलरी की इनकम के ऊपर टैक्स निकालना चाहते हैं, क्या नॉन के रेट लग सकते हैं? सैलरी के ऊपर सिर्फ सैलरी का रेट लगना है। ओवरऑल बेशक नॉन सैलरीड है, बेशक एओपी है, जो मर्ज़ी है, सैलरी के ऊपर सिर्फ आपके सैलरी के रेट ही लगते हैं, और जिसमें स्लैब में फॉल कर रही होगी उसी के रेट लगेंगे, आप पे सिर्फ सैलरी के रेट लगेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, आपको मैंने बताई थी फॉरेन इनकम, ठीक है। मुझे बताएं फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट कब होती है? उसके अलावा बाहर होता है, नाम बताएं। हाँ, फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट कब होती है? जब आप नॉन रेजिडेंट हैं, नंबर 1। अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर फॉरेन सोर्स सैलरी, अगर वो बाहर है पाकिस्तान से तब भी, अगर सैलरी कमाई है तब भी, क्योंकि टैक्स पे किया हुआ है। टैक्स फ्री, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, ये 4 सिनेरियोज़ में आपकी फॉरेन इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। अगर आपकी फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो आप क्या करेंगे? आप डिक्लेयर करेंगे। टैक्सेबल किसकी होती है? रेजिडेंट की। हाँ ले आओ, निकलवा लिया प्रिंट। चीज़ें हैं, अगर थ्योरेटिकल भी आती है ना तो आप इतनी चीज़ें लिख देंगे ना, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और रूल्स वगैरह भी जितने लिखे हुए हैं, यही रूल्स चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा रीड करेंगे, आपको ये हिफ्ज़ हो जाएगा कहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे इस पेज पे फॉर्मेट है कि कहाँ पे हम कैसे कहाँ लेस करवा रहे हैं, और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है रूल्स की। तो हकीकतन में तवीज़ यही है, ये टेबल जो है कंडीशंस रूल्स कैसे हम लगा रहे हैं वो है। तो ये आपने इसको रीड करना, अच्छी तरह रीड करना है, दैट विल बी सफिशेंट फॉर यू। और ये आपका चैप्टर नंबर 11 और 4 जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रीड हो जाता है। वहाँ पे 7-8 सफ़े हैं, यहाँ पे हमने 1 सफ़ा इसको कर दी है। जब आएगी ना बारी रिटर्न असेसमेंट अपील्स की, उसको भी आपको मिल जाएंगे 1 पेजर्स, जस्ट आपने वही करने हैं। पूरे चैप्टर जो हैं वो आपके 1 पेज से हो जाएंगे, तो आप उसमें भी सफ़र नहीं करते। हाँ, अगर मुझे किसी ने मैसेज करके डिस्टर्ब ना किया तो। अच्छा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? जिसकी फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल हो। और फॉरेन इनकम कब टैक्सेबल होती है? जब आप रेजिडेंट होते हैं। अगर वो 4 सिनेरियोज हैं जिसमें टैक्स फ्री था, फॉरेन सोर्स सैलरी थी, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट था या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट था, उसमें आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होती है, और एग्जाम्प्ट इनकम के ऊपर आपको कभी भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। अब
इसको क्लेम करने की कंडीशंस क्या होंगी? अगर पेपर में थ्योरेटिकल आता है कि जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम किया जा सकता है, कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं, तो ये 4 पॉइंट है, ये लिख लेना कि पर्सन जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, कंट्रीज़ के दरमियान टैक्स ट्रीटी वगैरह नहीं होना चाहिए, और अगर उसने कोई फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करना था वो पे कर दिया हो, अगर पे नहीं किया तो पेएबल है तो 2 सालों में वो टैक्स पे कर देगा। अगर ये तमाम कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो फिर क्या होगा, उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है उस इनकम के ऊपर मिल रहा होगा। क्लेम करने का रूल क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि एक्चुअल टैक्स कितना है, एक्चुअल फॉरेन टैक्स कितना पे किया, हम वो लेंगे और हम कंपेयर करेंगे एवरेज टैक्स ऑन दैट इनकम। उसका फॉर्मूला होगा ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या होता है? ए होती है आपकी टैक्स लायबिलिटी, बी होता है आपकी टैक्सेबल इनकम और सी होगा फॉरेन इनकम। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑन दैट इनकम। इससे आप क्या कर रहे होंगे? कैलकुलेट कर रहे होंगे। मतलब ये जो होगा ना आपका यहाँ पे, ये आपकी होगी बी, जो टोटल टैक्सेबल इनकम है ये आपका बी होगा, और जब आप रिबेट्स लेस करवाने जाएंगे ये होंगे आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले कोई फुल टाइम टीचर अलाउंस है था तो फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करने के बाद यहाँ तो ये आपका ए होगा, अगर फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं था तो फिर यही क्या हो जाएगा, आपका ए कंसीडर होगा। तो ए डिवाइड बाय बी और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? सी से करेंगे, और सी क्या होगा? जितनी फॉरेन इनकम है जिसके ऊपर आप रिबेट क्लेम करना चाहते हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। इतनी अमाउंट का आपको क्या मिल रहा होगा? टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल रहा हो गया। तो ये 2 है जिसे हम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। ये 2 क्लेम करने के बाद फिर हमारे पास क्या रह जाता है? फिर हमारे पास आती है बारी एवरेज रिलीफ की। अगर आप जो ना टेबल पे जाएं, अगर आप जहाँ पे जाएं फॉर्मेट के टेबल्स पे, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी सेपरेट लिखी है मैंने, फिर मैंने ये 2 चीज़ें जो हैं ये अलग ब्लॉक में प्लेस की हैं, और ये जो है ये मैंने अलग ब्लॉक में प्लेस की हैं। ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टैक्स लायबिलिटी में से मैं फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करवा दूँ और फॉरेन टैक्स लेस करवा दूंगा, ये लेस करवाने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, ये टैक्स लायबिलिटी इन दोनों रिबेट्स में इस्तेमाल हो रही होगी। ये जो 2 रिबेट्स हैं ये भी कैलकुलेट होंगे इसी फॉर्मूला से, ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी तो होगा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो आप कैलकुलेट करके आए हैं। ए क्या होगा? ए होगा कि टोटल टैक्स लायबिलिटी में से फुल टाइम टीचर अलाउंस और फॉरेन टैक्स क्रेडिट को लेस करवाने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी वो क्या कहलाएगा? आपका ए कहला रहा होगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब जो आगे है ना ये 2, ये मैंने वैसे इनके ऊपर आप देखें तो मैंने इनका नाम भी क्या लिखा हुआ है? एवरेज रिलीफ लिखा हुआ है कि इन दोनों के ऊपर हम क्रेडिट लेंगे तो सही, बट वो लेंगे हम एवरेज के फॉर्मूला पे, एवरेज रिलीफ के फॉर्मूला पे हम उनको लेके जा रहे होंगे। अब पहला है डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसको हम डोनेशन कर रहे होते हैं। देखिए डोनेशन अगर जब भी पे करेंगे ना तो डोनेशन इज़ नॉट एन अलाउएबल डिडक्शन। लिख लें, ये डोनेशन जो है ये अलाउएबल डिडक्शन नहीं है। अगर आप किसी बिज़नेस में हैं और बिज़नेस ने भी कोई डोनेशन की है ना तो कह जी ये तो मेरा एक्सपेंस है, वो उसको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। ये कहीं पे लिख लीजिएगा, डोनेशन जो है वो इनएडमिसिबल होती है, ये आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं है। ये चीज़ आपने क्या रखनी है? ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। डोनेशन जब भी करेंगे उस पर क्या मिलेगा आपको? टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल रहा होगा। डोनेशन जब भी करेंगे क्या मिलेगा आपको? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और उसको क्लेम करने का असूल क्या होगा? ये असूल है, इसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे? टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे होंगे। आप शीट्स पे नज़र पढ़ सकते हैं। तो उल्लू में गए लेस करवाई होती है। हमें पता ज़कात जो है वो जाएगी वहाँ पे एज आ अलाउंस लेस होने के लिए, और डोनेशन जो है उस पर हमें क्या मिलेगा? टैक्स रिबेट मिल रहा होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अपने कि डोनेशन का रूल क्या है क्लेम करने का? कि सबसे पहली बात है कि अगर आप डोनेशन कोई कैश की फॉर्म में कर रहे हैं ना, आप उसके ऊपर कोई किसी किस्म का रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। डोनेशन अगर आप कैश की फॉर्म में कर रहे हैं आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। डोनेशन मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल या चेक की फॉर्म में आपको डोनेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी इदारे का अकाउंट है, आप बैंक जाएं,
बैंक में जाकर उनके अकाउंट में कैश जमा करवा दें, रसीद लेके आएँ, वो क्लेम हो सकती है। लेकिन आप डायरेक्ट जाएँ उस इदारे में, उन्हें कैश दे के आएंगे ना, वो कभी भी आप उसके ऊपर रिबेट क्लेम नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब किन इदारों को आप डोनेट करेंगे और आप क्लेम कर सकते हैं? किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, या किसी भी यूनिवर्सिटी को जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है और जो हुकूमत रन कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट, उसको, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या कोई भी रिलीफ फंड, या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप इन्हें डोनेट कर सकते हैं। या वो तमाम एंटिटीज़ जो 13 स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन है, आप उन्हें डोनेट करेंगे तो आप उसके ऊपर भी रिबेट क्लेम कर सकते हैं। जैसे ईदी हो गया, शौकत खानम हो गया, कशफ फाउंडेशन होगी, या सिटीज़न फाउंडेशन होगी, या ये इदारे यहाँ पे लिस्टेड है। आप इन्हें डोनेट करेंगे, आपको रिबेट मिलेगा। अब रिबेट क्लेम करने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, रिबेट जब भी क्लेम होगा, फॉर्मूला होगा आपका A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A पता है आपको, टैक्स लायबिलिटी है आपकी, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद टैक्स लायबिलिटी आई है, ठीक है। B पता है आपको, ये टैक्सेबल इनकम है। C आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या होना चाहिए। अब C में देखते हैं आप एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन के, आपने कितनी अमाउंट डोनेट की है वो। यहाँ लेते हैं इंडिविजुअल के केस में 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये देखो, ये जो आपने टैक्सेबल इनकम यहाँ पे निकाली है ना, ये वाली लास्ट पेज पे जाकर नजर आएगी, फॉर्मेट में नजर आ रही होगी। जो ये टैक्सेबल इनकम आपने निकाली है, ये वाली, इसका आप लेंगे 30%। तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, जो इनमें से लोअर होगी वो कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस C में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे लेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल डोनेशन, जो लोअर है इनमें से, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जो जवाब आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिबेट के तौर पे क्लेम हो जाएगा। रिमेंबर, डोनेशन टू एसोसिएट्स, अगर आपने अपने किसी एसोसिएट को डोनेट कर दिया है तो उसमें फिर टैक्स लिमिट क्या होगी, 15% होगी। ये चीज़ याद रखनी है। कंपनी के लिए जो रेट है वो 20% है, और एसोसिएट्स में कंपनी की रेंज जो है वो कितनी है, 10% है। पेपर में अभी तक डोनेशन गिवन है, डोनेशन टू एसोसिएट नहीं पूछी उसने। बच्चे इसको भूल के बैठे हुए हैं, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं डोनेशन तो रूल लगाते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम लिखते हैं, मेजर करके आ जाते हैं। अगर पेपर में डोनेशन टू एसोसिएट गिवन हुई तो फिर क्या करोगे आप 30% नहीं लगा रहे होगे, बोले कितना लगा रहे होगे, 15% लगा रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। पास्ट पेपर्स में अभी तक डोनेशन टू एसोसिएट्स नहीं पूछा गया, और इस कंसेप्ट को टैक्स ऑर्डिनेंस में आए हुए अराउंड 4 अटैम्प्टें हो गई हैं। आई कैप ने अभी तक पॉइंट टेस्ट नहीं किया पेपर में, तो पूछ सकता है कि न्यूमेरिकल गिवन कर दे, ऊपर लगे पता कि एसोसिएट्स हैं। जब आप जाएंगे रिबेट करने तो फिर जो लिमिट क्या होगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 15% जो लोअर होगी उस पर आपको रिबेट मिल रहा होगा। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू, कंपनी के केस में 10% है। कंपनी की टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो डैट्स वाई हम कंपनी के रूल्स इग्नोर कर जाते हैं। उसके लिए आपको C5 में आना पड़ेगा, और C5 में आने के लिए आपको बड़ा अच्छा दरकार है। कितना, 735 साल, 735 साल बाद तो C5 में आएगा है। मैं यार तो मैं लॉजिक्स 735 डिवाइडेड बाय 100 कितने बने, तो आपको ये ईयर्स चाहिए C5 में आने के लिए। यार लॉजिक्स को पता नहीं कौन को। हाँ जी, रियलिटी है थी कि नहीं, कम है, आप तो डिस्क्वालीफाई हैं। कोशिश करना B में जाके हो ना, A में ना होना, बहुत दुख होगा। हैं तेरी बात, तुमने भी डिस्क्वालीफाई होना है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं मुझे कितना अर्सा लगेगा। 1735। सर आपने 237 बोला क्या, वो तो टैक्स पास करने में बोला था। अच्छा, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव पेंशन फंड। दूसरा, ये सिर्फ मिलता है एलिजिबल पर्सन को। व्हाट इज एलिजिबल पर्सन? अ पर्सन हु होल्ड्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या हैविंग NTN नंबर। जिसके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, जिसके पास NTN नंबर है, उसे हम कहते हैं एलिजिबल पर्सन। उसे क्या मिलेगा, अगर उसने किसी भी ये पेंशन फ़ंड में स्कीम ली हो या प्राइवेट पेंशन फंड्स में जिसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो एनुअली, उस पर क्या मिलेगा, उसको ये रिबेट मिलेगा। ये अदर देन एम्प्लॉयमेंटशिप है,
एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा नहीं आ रहा है, उसके अलावा आ रहा है। तो इसको क्लेम करने का क्या रूल होगा, एक्चुअल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम जो लोअर है वो आप क्या करेंगे इस्तेमाल जाके इस फॉर्मूला में A/B मल्टीप्लाई बाई C। तो C जो है वो क्या होगा आपका, इसके मुताबिक कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें किताब में लिखी है बड़ी एक्सप्लेनेशन कि अगर 40 साल से एक बंदा ऊपर होगा उम्र का तो हर साल आप 2% का रूल ऐड करते जाएंगे। साथ लिखा हुआ है कि दैट रूल वॉज वैलिड अप टू 30 जून 2019 के बाद वो रूल ख़त्म कर दिया गया। तो क्यों पढ़ते हो उसे, वो जो रट्टा मार रहे होते हो कैलकुलेशन का कि 40% के बाद हर साल 2% हम ऐड करते जाएंगे और अप टू जाएंगे 50%, वो रूल ख़त्म हुए 3 साल हो गए। उस किताब में लिखा होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर मेंशन्ड है कि 19 के बाद ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो क्यों करते हो, गलत है, ख़त्म हो गया। आपको पेपर में 2023 का टैक्स रेट पूछा रहेगा, ठीक है, 19 के रूल से नहीं पूछेगा आपसे वो। जैसे आपने पढ़ा है लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, 2003 में रूल था कि जो बेंचमार्क रेट है वो होगा 5%, आप हर साल 2% इंक्रीज़ करते जाएंगे, मैक्सिमम होगा 10% तक। हम कौन सा रूल लेते हैं, तो क्यों नहीं याद करते कि जी 5% है, हर साल 2% ऐड करने, क्यों, वो 2003 में लिख दिया गया। उसके बाद आज तक उसने लिख दिया कि 3 से ऑनवर्ड यही चलेगा, मैक्सिमम 10% तक हम क्या लेते हैं, 10% ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी अब वो उसने ख़त्म कर दी है। आपको पता है कि यार 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम या एक्चुअल अमाउंट जो इसमें से लोअर होगी उस पर आप क्या कर लेंगे, रिबेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस लाइन को पढ़ लेना, बट वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल आपकी नहीं होने वाली, क्योंकि वो रूल था 2019 तक एप्लीकेबल। अब आप पेपर में कर रहे होंगे सवाल कौन सा, 2023 का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कॉमन सेंस डेवलप करनी होती है। उसके बाद है, अगर आप पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इंस्टॉल करवाते हैं, FBR कहते हैं कि जी अपनी POS मशीन लगाएं, मीन्स अपने रिटेल्स के जो कंप्यूटर्स हैं इनको हमारे साथ इंटीग्रेट कर दे ताकि हमें रियल टाइम रिपोर्टिंग मिल रही हो। आप जो सेल्स कर रहे हैं, आपकी जो इनवॉइस जनरेट होती है, हमें आ जाए जी इसने इतनी सेल्स की हैं, इतनी परचेज़ की है। कहते हैं जी आप पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन ला के इंस्टॉल करें। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन ला के इंस्टॉल करते हैं तो कहते हैं हम आपको रिबेट दे देंगे, हम आपको उसका एक एडवांटेज देंगे। वो क्या होगा कि जितने की आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदी होगी उसकी कॉस्ट या 1.5 लाख रुपये पर मशीन, जो लोअर होगा आप उसको एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, एज आ टैक्स क्रेडिट के तौर पर रिड्यूस कर सकते हैं। जितनी भी होगा 1.5 लाख या मशीन की कॉस्ट, जो लोअर अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी टैक्स क्रेडिट के तौर के ऊपर क्लेम हो जाएगी। तो ये आपके टैक्स रिबेट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब देखें, वापस आएँ पहले पेज के ऊपर, आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली, लेस किया फुल टर्म टीचर अलाउंस, आपको लग गया पता। उसके बाद आया फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये भी लेस हो गया। उसके बाद रिबेट्स लेस किए आपने, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जितना टैक्स होगा FTR का और सेपरेट ब्लॉक का वो आप क्या कर देंगे, इस पे ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इतनी मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है। रिबेट्स लेस करने के बाद FTR का और सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड करने के बाद ये टैक्स लायबिलिटी मेरी बनती है। इसमें से जितने आपके एडवांस टैक्सेस कटे होंगे, विद होल्डिंग है, FTR के हैं, जितने भी पे किए हैं वो लेस करवाएंगे। उसके बाद कोई भी टैक्स क्रेडिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। अभी ऐड बैक कौन सा हो सकता है, ज़रा आप जाएं फॉरेन टैक्स क्रेडिट में, उसमें उसने कहा था कि आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, द कंडीशन इज़ कि टैक्स आपने पे किया हो। अगर पे नहीं किया तो 2 साल में आप टैक्स पे कर दीजिएगा, हम आपको अलाउ कर देते हैं। अब टाइम दिया 2 साल का, आप टैक्स पे कर देंगे। अगर नहीं पे करेंगे तो जो 3rd ईयर आएगा ना, उसमें जो आपने 2 साल पहले टैक्स क्रेडिट लिया था वो वापस से कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। सिर्फ ये वाहिद है जो पेपर में आ सकता है, आपको ये वाला पॉइंट पेपर में टेस्टेड नहीं है, आ सकता है। वो कह देगा जी 2020 में आपने अपनी फॉरेन इनकम को डिक्लेयर की थी, उसके ऊपर आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था 87,000 का। इसका मतलब जब 2020 में हम अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, 2020 में 87,000 मैंने फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट के तौर पे क्लेम कर लिया था। और क्या देगा, उस वक्त आपका कोई फ़ॉरेन टैक्स था जो पेएबल था, आपने पे नहीं किया था। इसका मतलब था कि 2 साल है आपके पास, 21 और 22, इन 2 सालों में आपने क्या करना था, वो टैक्स पे करना था। आपने पे नहीं किया, 23 में आपको बता रहा होगा। तो जो आपने टैक्स क्रेडिट लिया था
23 में क्या हो जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी में वो वापस ऐड बैक हो जाएगा। तो ये पॉइंट पेपर में टेस्टेड नहीं है, ये पॉइंट पेपर में आ सकता है। अगर ये आया तो आवाम को ये पॉइंट बहुत मुश्किल लगना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बट दिस इज़ द ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके टैक्स रिबेट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके पास फॉर्मेट है, इसको सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपने देखना है। ठीक है, 3 दिन तक इंशाल्लाह बाद में फाका होगा। अब आपके इतने सवाल करवा दिए मैंने, जितना आपको पेपर में 50 नंबर सिक्योर करने की चीज़ें चाहिए ना, वो सारी आपकी यहाँ तक डन है। आप चलें लोअर लिमिट पे आ जाएं, आप 40 नंबर अगर सिक्योर करना चाहते हैं, इतना कंटेंट पे आप 40 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें से एक 20 नंबर का न्यूमेरिकल आना है, 7 बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रॉपर्टी से थ्योरी आनी है आपकी, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, FTR है, इसमें सवाल आने ही आने हैं। तो अप टू 40 मार्क्स यहाँ से आपके इजीली आ सकते हैं। अब नाउ आपको फॉर्मेट भी करवा दिया, किस तरह करने न्यूमेरिकल समझा भी दी हैं। अब आप इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं एक्सेप्ट बिजनेस। ठीक है, ये कुछ पास पेपर है, मैं डिस्कस कर देता हूँ अगर टाइम है तो। कर लें अभी, कल कर लें, कल फ्राइडे है, कल हम 2:15 पे स्टार्ट करेंगे। और मैंने कहता हूँ कि मुझे अब टाइम की एक्सटेंशन दें 4:30 तक, बीच में एक ब्रेक कर लिया करेंगे, हम 4:30 करते हैं। प्रोबेबली कल कुछ न्यूमेरिकल्स करवा के ये एरिया वाइंड अप करके जो सैटरडे होगा ना, उस पर मैं आपको रिटर्न असेसमेंट अपील्स करवा दूँगा समराइज वे में। संडे का दिन होगा, आपके पास पड़े होंगे 1 पेजेस, आप वो करके आ जाइएगा। फिर मंडे वो हम बिज़नेस करेंगे। ठीक है, आपको दिन मिल जाएगा मंडे। अगले वीक में रखूँगा सेल्स टैक्स और बिज़नेस के लिए, ताकि वो हो जाए। और बिज़नेस जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना, उसको वेडनेसडे को बिज़नेस हिफ्ज़ हुआ होगा, जैसे सैलरी हिफ्ज़ है। कोई भी दुनिया में है जो कहता है मुझे सेल्स टैक्स और बिज़नेस नहीं आता, मैं फ़ेल हो सकता हूँ, अगला वीक बैठ जाए। जिस तरह आपको सैलरी हिफ्ज़ करवा दी है, हिफ्ज़ हो गई है, उसमें डर लग रहा है, आपको बिज़नेस भी हिफ्ज़ हो जाएगा। वॉल्यूम बड़ा है, तरीका मुझे पता कैसे कराना है। फिंगर टिप्स पे आपको बिज़नेस जो है वो हिफ्ज़ करा दूंगा। उसका बस एक है प्री रिक्विजिट, आपको बस डिप्रिसिएशन निकालनी आनी चाहिए WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपको बस बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगाने आने चाहिए। बाकी मेरे पे छोड़ दें, अकाउंटिंग बस डिप्रिशिएट करना आना चाहिए एसेट्स को। बाकी आपको बिज़नेस 3 दिन में, जितना लोग 3 हफ्तों में नहीं कर पाते, आपको करवा दूँगा। पेपर में बिज़नेस के न्यूमेरिकल से आप नहीं घबराते, ना सेल्स टैक्स से। ये मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास जब से एंड पे तमाम समरीज पड़ी होंगी ना, पेपर में 60 नंबर के न्यूमेरिकल आपके लिए हलवा होंगे। आपको पता होगा कि यार कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ ट्रेड करनी है, पूरा करना है, बाकी 40 भी करने नहीं। तो इंशाल्लाह फिक्र ना करें, हम इसको बिज़नेस को अगले वीक में, दुनिया में कोई कहता है मुझे बिज़नेस नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, उसके आ जाए। फ्राइडे को वाइंड अप करना है मैंने, क्योंकि मैंने संजय देव को कहा मुझे अगला वीक पूरा कर दे, कहते हैं मैं अलाउ कर देता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है, तो मैं उनसे अलाउ करवा लूँगा। देखते हैं अगले वीक में, बिज़नेस आप प्रॉब्लम नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, ना सेल्स टैक्स ना बिज़नेस। बिज़नेस से हर अटैम्प्ट में कम से कम 15 नंबर आते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछ लेगा, बट फ्रॉम द पास्ट 3 अटैम्प्ट वो 20 नंबर 18 का न्यूमेरिकल पूछ रहा है और 4-5 की थ्योरी पूछ रहा है सिर्फ बिज़नेस में से। तो आप ऑन जाएँ लोअर साइड, मैं लोअर रेंज पे जाता हूँ, एवरेज 15 मार्क्स बिज़नेस, 30 नंबर सेल्स टैक्स, 45, और जितना हमने किया ये 40 नंबर का एरिया है। इसमें से 20 नंबर आ जाएंगे आप लोगों के पेपर पास। उसमें से अगर चैप्टर 2 से आएगा तो हमारा कोई नंबर नहीं आएगा, तो लीव करना तुमने। 3 से नंबर आ जाएंगे और 1 से नंबर आ जाएंगे। तो नहीं, देखो ना, 30 नंबर का सेल्स टैक्स है, उसमें से जो बच्चा आज कहता है मैं सेल्स टैक्स पढ़ने लगा हूँ, वो बंदा भी उन 26 रूल के बाद उसमें से अराउंड 15 नंबर ले जाएगा, 20 नंबर ले जाए, 15-20 नंबर ले जाएगा। तेरे लिए कह रहा हूँ खासतौर पे, तूने पेपर पास करना ना, 15-20 नंबर तो उसके आ जाएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल और थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो होगी, 15-20 नंबर ले जाएगा वहाँ से। ये 40 नंबर करवाए हैं,
जिसमें सैलरी हिफ्ज़ हो गई आपको, प्रॉपर्टी याद है, सारे नमोनिक्स करवाए हुए हैं, किस तरह किस चीज़ को लेके चलना है। अभी से कल मैं आपको पास पेपर भी करवा रहा हूँ कैसे करने कैसे नहीं करने। तो इन 40 में से भी आप चलें 20 नंबर ले जाएंगे, तो टोटल आपके 40 नंबर हो गए 70 में से। अब रह गया बिज़नेस और रिटर्न असेसमेंट अपील और अदर एरिया चैप्टर 4 वाले, इसमें से आप कर लें 5 नंबर, 45 हो गए। अब गेम कितने की रह गई है? 25 में से 5 नंबर लेने हैं और बिज़नेस पूरा पड़ा हुआ है। उस 25 में से मरे से मरा बच्चा भी 15 ले जाएगा, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जब जाएंगे ना पेपर में, आपको चलेगा पता कि ये तमाम चीज़ें बड़ी सीन्ड थी, ये इस दिन ये बात करवाई हुई थी और ऐसे ही है ये। और तू पास से कर ले। कल मिलते हैं इनके पास पेपर के साथ, आप इनको देख लीजिएगा। कल मैं आपको रीसेंट अटेम्प्ट के तीनों न्यूमेरिकल, फुल फ्लैश न्यूमेरिकल, ऑटम 22, स्प्रिंग 22, ऑटम 21, ये 3 करवा दूंगा। और 3 न्यूमेरिकल ये करवा दूंगा कल, और इससे कुछ सवाल कर लेंगे। और कल फ्राइडे है, 2:15 में शुरू कर रहे हैं हम कल क्लास। और सैटरडे को मैं रिटर्न असेसमेंट अपील समराइज वे में करवा दूंगा। उसके 1 या 2 पेजर्स होंगे, सिर्फ वही करने पेपर में आपके मैक्सिमम सवालों से निकल जाएंगे बातों से। एज़ पर रेगुलर 11 बजे अगर मैं आ गया तो अब तो मैं आ जाऊँगा, अब तो मसला कोई नहीं मेरे घर में रह गया होगा। बट अगला वीक जो है वो बड़ा क्रूशल है, अगले वीक में आपका पेपर पास है।